महिंद्रा पहले ऐसी कार्स बनाती थी, बोलेरो और स्कॉर्पियो के अलावा कोई कार्स लेने लायक थी ही नहीं अगर डिजाइन के एस्पेक्ट से बात करें तो। लेकिन आज महिंद्रा ऐसी कार्स बना रही है। डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट हो चुकी है, फीचर्स तो भर भर के मिल ही रहे हैं। और तो और 2013 में ही महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी जो महावाहियात थी, जो ऑब्वियसली फेल हो गई। लेकिन अब महिंद्रा ने लॉन्च किया है XUV 400 जो वन ऑफ द बेस्ट है अपने सेगमेंट में। महिंद्रा की कार्स की क्रेज इस कदर है कि आज महिंद्रा के पास 2.6 लाख बुकिंग्स की बैकलॉग है और हर कार में 2 से 3 साल की वेटिंग है, लेकिन फिर भी नई बुकिंग्स आए जा रही है। और इतना ही नहीं, सालों पुराने स्कॉर्पियो और बोलेरो को भी महिंद्रा बंद नहीं कर सकती। लेकिन इन सब के बावजूद महिंद्रा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो महिंद्रा के डाउनफॉल को कभी भी ट्रिगर कर सकती है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में जो आप सीखने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिस शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिस शिक्षा शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, महिंद्रा ने ऐसा क्या कर दिया कि महिंद्रा के दिन बदल गए, जज्बात बदल गए। इसलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा की कुछ अल्टीमेट बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसके कारण महिंद्रा इंडिया की लार्जेस्ट SUV मैन्युफैक्चरर बन पाई। महिंद्रा ऐसा क्या कर रही है कि वो टाटा को अगले साल से EV सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और सबसे जरूरी, महिंद्रा के साथ ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण महिंद्रा की डाउनफॉल कभी भी हो सकती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि बिजनेस में हर एक सेगमेंट में परफेक्ट रहना जरूरी नहीं है। आप अपनी एक नीश को पकड़कर उसे अपनी USP बना सकते हैं। महिंद्रा की स्ट्रेटजीज में सबसे पहले बात करेंगे ब्रांड पोजीशनिंग की। और हाँ, थर्ड स्ट्रेटजी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एक बात बताइए, मारुति की कार्स बिकने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सेफ्टी के लिए तो नहीं बिकती है, बिकती है अफोर्डेबिलिटी के कारण। मारुति ने खुद को प्लेस किया अफोर्डेबल कार्स के सेगमेंट में। टाटा और Hyundai ने कोई सेगमेंट चूज नहीं किया, उनके पास ऑल इन वन कार्स है। और यही ऑल इन वन स्ट्रेटजी यूज करने की सोची महिंद्रा ने और बुरी तरह फेल हो गई। महिंद्रा ने 2013 में एक हैचबैक लॉन्च की थी जिसका नाम था वेरिटो वाइब और उसकी सिर्फ 619 यूनिट्स बेची थी 2015 में और 2016 में 32 यूनिट्स बेची थी। और इसके साथ महिंद्रा ने वेरिटो सेडान भी लॉन्च की थी जो भी फ्लॉप हो गई थी। 2016 के बाद महिंद्रा को यह बिल्कुल समझ आ चुका था कि वो सेडान या हैचबैक के लिए नहीं बने हैं। लेकिन इसके साथ महिंद्रा को एक और चीज समझ आ गई थी। आनंद महिंद्रा ने देखा कि वो अगर 10 लाख से नीचे की कार्स ठीक ठाक स्पेसिफिकेशंस, ट्रू SUV वाली फीलिंग के साथ भी लॉन्च करते हैं तो वो फेल हो जाती है। और अगर महिंद्रा 30 लाख से ऊपर की भी कार लॉन्च करती है तो वो भी फेल हो जाती है। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। आपके सामने KUV 100 नेक्स्ट की सेल्स फिगर है जो अंडर 10 लाख की सेगमेंट में थी। अब आपके सामने महिंद्रा क्वांटो की सेल्स फिगर है। हो सकता है आपने इस कार के बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कार्स फेल हो गई थी। महिंद्रा ने TUV 300 भी लॉन्च करी थी अंडर 10 लाख में, लेकिन वो भी फेल हो गई। इसलिए इस कार के फीचर्स, डिजाइन और इंजन को एनहांस करके बोलेरो नियो बना दिया और उस कार को लॉन्च किया अबव 10 लाख वाले सेगमेंट में, और ये कार तो हिट हो ही गई। हाँ, इसमें बोलेरो क्लासिक एक एक्सेप्शन है। बोलेरो क्लासिक अंडर 10 लाख में थी लेकिन वो फेल नहीं हुई है। इन सब रीजंस के कारण महिंद्रा ने खुद को 15 से 25 लाख वाले सेगमेंट में पोजीशन कर लिया, वो भी सिर्फ ट्रू SUV वाली सेगमेंट में। मतलब महिंद्रा सिर्फ अब प्रीमियम SUVs लॉन्च करेगी, सस्ते SUVs नहीं। इस स्ट्रेटजी के कारण महिंद्रा आज SUV सेगमेंट में बिग डैडी है सारी ब्रांड्स की। लेकिन महिंद्रा के पुरानी कार्स फेल होने के पीछे कुछ और भी रीजन है और उसमें सबसे पहले आती है डिजाइन। महिंद्रा की ओल्ड कार्स की डिजाइन तो आप जानते ही हैं कैसी रहती थी, लेकिन अब महिंद्रा की हर कार्स की डिजाइन कातिलाना है और आने वाली कार्स की भी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये है महिंद्रा की सेकंड स्ट्रेटजी, द डिजाइन लैंग्वेज। महिंद्रा इस तरह के दिखने वाली कार से आज इस तरह के दिखने वाली कार्स बनाने लगी है और इसके पीछे 3 रीजन है, जिसमें सबसे मेन रीजन है सेकंड रीजन, इसलिए मिस मत करिएगा। प्रताप बोस जिसने टाटा के फ्लैगशिप कार्स टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी को डिजाइन किया था, 14 साल तक टाटा में काम करने के बाद अब महिंद्रा ज्वाइन कर लिए हैं और इन्होंने स्कॉर्पियो N को भी डिजाइन किया है और महिंद्रा की आने वाली कार्स को भी डिजाइन करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी रीजन है फरारी। और वो कैसे? महिंद्रा ने 2015 में एक डिजाइनिंग कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम था पेनिनफरीना, जिसने फरारी, अल्फा रोमियो, मसराटी जैसी कार्स को डिजाइन किया था। इस कंपनी में महिंद्रा ने 1240 करोड़ में 76% स्टेक एक्वायर कर लिया था और इस कंपनी के कारण महिंद्रा के डिजाइन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। पेनिनफरीना को एक्वायर करने के बाद ही महिंद्रा के एक्स चीफ डिजाइन ऑफिसर रामकृपा अनंथन ने XUV 300, XUV 700 और महिंद्रा थार को भी डिजाइन किया और सारी मैसिव हिट साबित हुई। इन दोनों रीजंस में बात हुई है महिंद्रा के पेट्रोल
और डीजल कार्स की, लेकिन महिंद्रा के इलेक्ट्रिक कार्स के डिजाइन में इतनी मैसिव चेंजेस कैसे आई? इसके पीछे का रीजन है महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप। महिंद्रा ने 2021 में यूके में एक डिजाइन स्टूडियो स्टार्ट किया जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर्स और वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनिंग टूल्स भी अवेलेबल है जो महिंद्रा के इलेक्ट्रिक कार्स को डिजाइन कर रहे हैं, और इन्होंने ही ये फैंटास्टिक कार डिजाइन बनाई है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स की। लेकिन क्या ब्रांड पोजीशनिंग और कार के डिजाइन के कारण कोई कार ब्रांड सुपर हिट हो सकती है? एक कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो इनहैंस होती है कार के इंजन से, और ये है महिंद्रा की थर्ड स्ट्रेटजी, द पावरफुल इंजन। अगर हम टाटा और मारुति की बात करें तो दोनों ही अपने डीजल इंजन को आउटसोर्स करती है फिएट, बॉश या कमिंस से। और ऐसा नहीं कि वो डीजल इंजन बना नहीं सकती है, लेकिन डीजल इंजन बनाना और उसे हमेशा अपडेट करते रहना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें बहुत से यूनिक पार्ट्स लगते हैं और आपके पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स भी होने चाहिए। महिंद्रा ने कार बिजनेस स्टार्ट किया था इंडिया में 1947 में, जब उन्होंने जीप के एंशिएंट मॉडल CJ2 को इंडिया में असेंबल करना स्टार्ट किया। पहले तो महिंद्रा वही इंजन और पार्ट यूज करती थी जो जीप उन्हें कहती थी, लेकिन 1979 में महिंद्रा ने Peugeot के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उनके ही इंजन यूज करने लगे। CJ की नई मॉडल्स आती रही और Peugeot के इंजन भी अपडेट होते रहे। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 2001 में, जब महिंद्रा ने अपने नए अरमांडा को बोलेरो से रिप्लेस कर दिया और उसमें अपने इन हाउस डेवलप्ड 2.5 लीटर डीजल इंजन को यूज करने लगे। लेकिन महिंद्रा डीजल इंजन कैसे बनाने लगी? इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था महिंद्रा के काबिल इंजीनियर R वेलुस्वामी का, लेकिन उन्होंने यूज किया एक जुगाड़। एक्चुअली महिंद्रा 1963 से ही इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ जॉइंट वेंचर में ट्रैक्टर्स बना रही थी, और महिंद्रा ने 1999 में गुजरात ट्रैक्टर्स को भी एक्वायर किया था। और ट्रैक्टर्स में जो डीजल इंजन यूज होती है वो करीब करीब कार के इंजन से सेम होती है, तो महिंद्रा ने ट्रैक्टर के इंजन से ही इंस्पिरेशन लेके अपने कार के इंजन को डेवलप किया और इसमें वो सक्सेसफुल हो गए। महिंद्रा के पेट्रोल इंजन भी बहुत पावरफुल है और इसके पीछे का रीजन है उनकी यूनिक अप्रोच। जहां बाकी कंपनीज अपने पेट्रोल इंजन में स्ट्रोक छोटी और बोर को लंबी रखती है, वहीं महिंद्रा ने अपने पेट्रोल इंजन में स्ट्रोक लंबी और बोर छोटी कर दी, जिसके कारण उनके इंजन की लो एंड टॉर्क बढ़ गई, जिससे महिंद्रा के कार्स की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई और इंजन फास्टर हो गई। हाँ, इसके कारण उनके आरपीएम पर असर पड़ा, लेकिन वो किसी तरह उसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा महिंद्रा कॉम्पिटिटिव रेट्स में कंपटीशन से अच्छी कार कैसे बना रही है? क्या महिंद्रा लॉस में काम कर रही है? ऐसा नहीं है। इस साल अप्रैल से जून के क्वार्टर में महिंद्रा ने पोस्ट किया है स्टैंड अलोन प्रॉफिट ऑफ 1430 करोड़, और इसका मेन रीजन है कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी। और ये महिंद्रा ने कैसे किया ये बताता हूँ। इसके पीछे भी दो रीजन है और दूसरी रीजन मिस मत करिएगा। एक कोरियन कंपनी है सैंगयोंग, जो एसयूवी कार्स ही बनाती थी। उनके कार्स भी रगड और ट्रू एसयूवी वाली फील देते थे, लेकिन ये कंपनी हो रही थी बैंकरप्ट, इसलिए महिंद्रा ने सैंगयोंग के 70% स्टेक खरीद लिए और ये डील किया कि महिंद्रा रेक्सटॉन के नाम से एसयूवी कार्स लॉन्च करेगी, जिससे सैंगयोंग की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरेगी। लेकिन कुछ समय बाद ये डील टूट गई, लेकिन सैंगयोंग की कंट्रोल महिंद्रा के पास ही थी, इसलिए महिंद्रा ने XUV 300 और XUV 700 रेक्सटॉन के मॉडल्स को ही यूज करके बनाया, जिसमें उनकी बहुत डेवलपमेंट कॉस्ट बच गई और ये दोनों कार्स बेस्ट फीचर्स के साथ लॉन्च हो गई। महिंद्रा ने कार के डेवलपमेंट में तो बहुत पैसे बचा लिए, लेकिन महिंद्रा ने कुछ ऐसा भी किया जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी नेक्स्ट लेवल हो गई। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, महिंद्रा के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें एक यूनिक सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिससे महिंद्रा की रिट्रीवल टाइम 30 मिनट से 2 मिनट्स तक आ गई। लेकिन ये रिट्रीवल टाइम क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कार रेडी होने के बाद कितने देर में दूसरी कार की फ्रेम पेंट लाइन से असेंबली लाइन तक पहुंचती है। पहले इसमें 30 मिनट्स लगते थे, क्योंकि जब असेंबली लाइन से इंस्ट्रक्शन दी जाती थी तब पेंट लाइन से कार की फ्रेम को भेजा जाता था, लेकिन ASRS सिस्टम के कारण अब इसमें सिर्फ 2 मिनट लगती है। ASRS का मतलब है ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। इस सिस्टम में ऑटोमेशन की मदद से एक कार फ्रेम दूसरी कार फ्रेम के पीछे रेडी रहती है असेंबली लाइन तक जाने के लिए, और वर्टिकल स्टोरेज होने के कारण कम स्पेस में ज्यादा कार्स को स्टोर किया जा सकता है। इसके कारण 2 कार की प्रोडक्शन के बीच में जो लीजर टाइम क्रिएट होता था वो खत्म हो गई और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। सिर्फ इतने ही रीजंस नहीं है, महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो को कस्टमर्स की मेन जरूरत को समझ के बनाया था। जब बोलेरो को लॉन्च किया गया था तब इंडिया में लोगों के पास छोटी कार लेने के भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए महिंद्रा ने बोलेरो को ऐसे बनाया कि 9-10 लोग आराम से उसमें बैठ सके, और ये कार विलेजेस में बहुत ज्यादा यूज होने लगी। और आज भी ये कार विलेज एरियाज में सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि बोलेरो से रिलायबल कोई नहीं है। महिंद्रा ने शुरू से ही अपनी कार की सेफ्टी पर खासा ध्यान दिया है, और आज टाटा और महिंद्रा सेफ्टी के लिए कंपटीशन करते हैं, कौन ज्यादा सेफ कार प्रोवाइड कर सकता है, और ये बात बहुत अच्छी है इंडिया के लिए। और सबसे अच्छा काम किया महिंद्रा ने अपने लोगो को चेंज करके। लोगो चेंज करने के कारण महिंद्रा की पैसेंजर कार्स कमर्शियल व्हीकल से डिफरेंशिएट हो गई, जिससे लोगों की परसेप्शन भी चेंज हो गई। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जो महिंद्रा को खत्म कर सकती है, और ये महिंद्रा की प्रोडक्शन कैपेसिटी से जुड़ी है। आज के दिन महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो N, थार, XUV 700 की 2.6 लाख बुकिंग से ज्यादा पड़ी है।
लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोग बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो महिंद्रा की पॉपुलैरिटी के कारण है। लेकिन ये चीज जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो महिंद्रा अपने एक्चुअल सेल्स को मिस कर दे रही है, जिसके कारण उनके रेवेन्यू पर असर पड़ रहा है। और ये चीज तब ज्यादा अफेक्ट करेगी जब महिंद्रा के कार्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी कार्स लॉन्च हो जाए दूसरी ब्रांड्स में। हाँ, मानता हूँ महिंद्रा थार की आज के दिन कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जिस दिन तोड़ आ जाएगी उस दिन तो उनकी सेल्स गिर जाएगी। बहुत ज्यादा वेटिंग होने के कारण कुछ शोरूम पर मनमानी होती है, घूस देकर भी कार ली जाती है, और कुछ शोरूम वाले तो 70 से 80% एडवांस पेमेंट मांगते हैं कार के लिए। और ये प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज के कारण भी हुई है, लेकिन महिंद्रा इस पर भी काम कर रही है। महिंद्रा के पास करेंटली साल में 3 लाख व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, लेकिन महिंद्रा ने कहा है कि 2024 तक वो 6 लाख व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं। लेकिन तब तक देर ना हो जाए, महिंद्रा को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जल्द से जल्द बढ़ानी होगी, नहीं तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। और आपको क्या लगता है, महिंद्रा के बिग डैडी ऑफ एसयूवी वाले टैग को कोई कंपनी छीन सकती है या नहीं? कमेंट्स में बताइए। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सुपर थैंक्स के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। जाने से पहले बिज शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।